आपको पता है सबसे बड़ा कारण क्या है बीमारी का आजकल के दिनों में? तो इसका मेन कारण क्या पता है? अभी साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, ये सब भले आज के डॉक्टर आपको नहीं बोलते होंगे, उसको नोबेल दिया गया। ये जो तीन चीजें हैं, अगर तीन चीजें अगर जो छूटेगा तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी से जुड़ सकता है। फिर से कह रहा हूं, मैं अभी सॉल्यूशन बताता हूं। आप बॉडी में क्या होता है उसका प्रयोग किया गया है, मैं आपको बताऊं उसके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। विदिन 7 दिन में वो बोली कि ये जो आपने बोली आज तक मुझे डॉक्टर ने नहीं बोली, मैं कितनी सारी दवा खा चुकी। पूरा जीवन सुखमय आनंदमय रहेगा, स्वस्थमय रहेगा। एक रिसर्च किया गया है, मैंने आपको बताया कि भाई कारण बीमारी क्या है, फलाना ढिंगना है, बहुत सारे कारण है बीमारी के। आपको पता है सबसे बड़ा कारण क्या है बीमारी का आजकल के दिनों में? जो बड़े बड़े कैंसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े अभी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, न जाने कितने किडनी खराब हो रही है, बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसा हो रहे हैं। तो इसका मेन कारण क्या पता है? अभी साइंटिस्ट लोगों ने कहा है, ये सब भले आज के डॉक्टर आपको नहीं बोलते होंगे, सबसे बड़ा अगर कारण है तो वो है हेट्रेट, द्वेष। सबसे बड़ा कारण है हेट्रेट, द्वेष। दूसरा है निंदा, दूसरों की निंदा करते रहो। और तीसरा कारण है सबसे बड़ा बीमारी का, वो है बदले की भावना। बदले की भावना। अच्छा, कल इसने मुझे ऐसा बोला था ना, अब देख लूंगा इसको, आज देख लूंगा। ये जो तीन चीजें हैं, अगर तीन चीजें अगर जो छूटेगा तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी से जुड़ सकता है। फिर से कह रहा हूं, द्वेष, हेट्रेट। हेट्रेट, किसी ने इतना भयंकर हेट्रेट करते एक दूसरे से कि एक दूसरे का मुंह देखना नहीं चाहते। अगर ऐसे कोई व्यक्ति हो तो मैं अभी सॉल्यूशन बताता हूं। दूसरा है आपका, मैं बताया, एक हेट्रेट, दूसरा है निंदा। कभी किसी की निंदा नहीं, कभी नहीं। आप बॉडी में क्या होता है उसका प्रयोग किया गया है, मैं आपको बताऊं उसके शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं। और तीसरा चीज मैंने बताया हुआ आपको कि बदले की भावना। अभी क्या होता है, जैसे मेरा किसी के साथ अगर द्वेष है, मेरा अगर दीदी के साथ अगर द्वेष है तो क्या होगा? मेरे शरीर में एक्चुअली जो मन, ये सारा मन का रोग है, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं कि हमारे शरीर में मन कहां रहता है, आप क्या बोलोगे? कहां होता है मन? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम मैं भूल चुका हूं, उसने कुछ ऐसे प्रयोग किए और वो प्रयोग करके उसने वो नोबेल उसको भेजा कि भाई ऐसा ऐसा, उन्होंने ये जाहिर किया कि मन हमारे ब्रेन में होता है। उसको नोबेल दिया गया, वो नोबेल दिया गया, कई साल तक उसको नोबेल रहा। किस चीज के लिए? कि उसने ये सिद्ध किया कि मन हमारे ब्रेन में होता है। पर उसने कुछ साल के बाद हमारे वेदांत पढ़ा, हमारे कई संतों के सानिध्य में आया। बाद में उसने मरते मरते क्या लिखा पता है आपको? जिसको नोबेल दिया गया था, वो बोला कि मुझे जो नोबेल दिया गया था वो एकदम गलत था। मन हमारे ब्रेन में नहीं होता, हमारे शरीर में 120 ट्रिलियन सेल है, वो सारा मन है। और वो मन है, वो है कॉन्शियसनेस। उसने अपनी भाषा में लिखा, कॉन्शियसनेस का जो कैनवास है उसमें केवल प्रोजेक्शन किए जाते हैं, वो होता है मन। मतलब हमारी भाषा में, हमारे वेदांत के भाषा में, हमारे गुरु जी की जो हम सत्संग बताते, ये केवल हमारी जो परमात्मा समझ लो, उसी का केवल एक संकल्प मात्र होता है। वो मन सर्वत्र होता है। अगर मैं इनसे द्वेष करूं, अगर मैं इनकी निंदा करूं, अगर मैं इनके प्रति में बदले की भावना रखूं, समझ लो मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, वो क्या होता है? मेरे जो बॉडी सेल्स है और इनका जो ओरा है, इनके जो बॉडी सेल्स है, एक दूसरे को बराबर जानते हैं, वो पहचानते हैं। अरे वो तो एक दूसरे को जानते हैं। पर अगर मैं इनके साथ द्वेष करूं तो मेरे बॉडी सेल्स सोचते हैं कि भाई ये इनसे क्यों द्वेष कर रहा है, ये तो हमारे अंग है, तो ये हमारे ही एक परिचित है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो बॉडी सेल्स है, मैं जब इनसे द्वेष करता हूं तो आपस में वो टकराते हैं, आपस में उनका द्वंद्व होता है। और वो जो आपस में जो द्वंद्व होता है, और उसी से ही शरीर में पनपने लग जाते हैं ऑटो इम्यून डिसीज, जिसको बोलते हैं डायबिटीज, जिसको प्रेशर और सारे कैंसर वैंसर भी उसमें आते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ा कारण खान पान तो है ही, खान पान की तो शुद्धता है ही नहीं है, समझ लो आजकल, वो तो है ही। पर दूसरी है मन की अशुद्धता, राग द्वेष। दूसरा बदले की भावना और निंदा। आपको एक उदाहरण बताऊं निंदा का क्या है, कैसा हुआ? एक उदाहरण बताता हूं। एक पेशेंट आया किसी डॉक्टर के पास, किसी का घटित घटना है, ये रियल घटना है। 35 साल की कोई बहन थी, वो आई बैठी, मुझे बोले घुटने में बहुत दर्द है। कोई नेचुरोपैथ थी और कुछ पॉइंट्स वगैरह करने वाली थी। वो उसने बोला कि बोले मुझे ऐसे ऐसा दर्द है। उसने सुना, और स्वाभाविक है, ये जो आयुर्वेद होते हैं या होम्योपैथ होते हैं, ये पूरा हिस्ट्री लेते हैं। तो तुम्हारे घर में कौन कौन है? बोले मेरे पति है, मेरे बच्चे हैं। बोले और? वो सास है ना मेरी, वो भी मेरे साथ रहती। उसका टोन अलग था। क्या था? वो भी है ना। वो कौन? बोले सास।
डॉक्टर समझ गया इसका बोलने का कैसा टर्न है ये। बोले आपकी सास कैसी है? मैं तो उसको बात नहीं करती उससे। डॉक्टर के सामने सास की निंदा। देखो मैं किसी के घर में ऐसा ना हो, मतलब मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, ये उदाहरण तक ही लेना। वो जैसे बताए तो डॉक्टर को समझ में आया कि प्रॉब्लम कहां है। प्रॉब्लम में कहां है कि सास के साथ गड़बड़ है। ठीक है, अब पहले ही मीटिंग में सब कुछ तो नहीं बोला जाएगा। फिर अच्छा दूसरी बार 15 दिन 8 दिन के बाद फिर आई, और कैसा है, सब ठीक ठाक है, अच्छा। और थोड़ा डॉक्टर ने हिम्मत की, और सासू माँ है नो तो ऐसे ही है। बोले क्या है, क्या आपके दोनों में क्या प्रॉब्लम क्या है? बोले हम तो एक दूसरे से मुंह नहीं देखना चाहते, वो तो ऐसी है, वो मुझे ऐसे डांटती रहती है। बोला अच्छा आप कभी खाना खाते हो साथ में? अरे कभी नहीं, वो अपने अपनी लेके खाते, मैं अपने अपना खाती हूँ, मेरे पति आते तो हम बैठ के खा लेते हैं, मैं कभी नहीं खाती उनके साथ, ऐसा है वैसा है। पूरा उसकी फिर से निंदा। अब दूसरी मीटिंग में सारा जान लिया, तीसरी मीटिंग में फिर आए पेशेंट। अच्छा फिर से वो सब्जेक्ट निकाला। बोले सास का, बोले वो तो वैसे ही है डॉक्टर साहब, क्या बताऊं आपको, मेरा तो नसीब फूटा वूटा जो भी बोला। डॉक्टर ने क्या बोला, आप एक चीज बताओ करोगे? बोले क्या? बोले आप अपने सास के साथ खाना खाओ। बोले क्या बोल रहे हो आप, ऐसा हो सकता है कभी? कई सालों से नहीं खाया। बोले आप खाओ, मेरे कहने पर खाओ, आप हिम्मत करो, आप अपनी सासों के साथ, सास के साथ कम से कम खाना तो खाओ। अब घर में आई, वही बातें थोड़ी घूम रही है। भाई डॉक्टर ने कहा कि सास के साथ खाना खाना है, अब क्या करे, हिम्मत जुट नहीं पा रही थी, कैसे खाऊं? तो पति को बोलती है कि माँ को बोलते ना आज साथ में खा ले। पति बोलता क्या, माँ हमारे साथ खा हाँ खा दे, खिला दो। उस दिन बड़ी हिम्मत से अपने सासू के साथ सभी ने, पति पत्नी बेटा सासू, सबने खाना खाया। खाया। दूसरे दिन भी जबरदस्ती उन्होंने बोला 7 दिन तक करना है, 7 दिन तक, क्योंकि उनको वापस डॉक्टर के पास जाना था। 7 दिन तक कैसे तो भी खाना खाया, 1 दिन खाया, 2 दिन खाया, तीसरे दिन वो रूटीन बन जा रहा, तो थोड़ा ठीक लगा, चलो माँ खा रही है। 7वें दिन तक बाद में भी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछा क्या किया? बोले हाँ खाया। कैसा लगा? हाँ अच्छा तो लगा। माँ ने कुछ उनके साथ कुछ गड़बड़ ऐसा? बोले ऐसा तो नहीं। अभी ऐसा करना आपने कि अभी सासू माँ को बोलना आप कोई सब्जी या कुछ बनाओ और मैं खाऊंगी। तो डॉक्टर साहब एक एक चीज तो आप ऐसा बताया जा रहे हो कि हाँ नहीं करो आप। तो फिर जाके माँ को बोली, हमने सासू माँ को बोली, माँ आप कुछ बना दो आज। तो माँ ने बनाया, और उतना भी नहीं कहा, डॉक्टर ने क्या कहा था, जो भी चीज बनाओगे आप उसकी आप प्रशंसा करना। एक एक चीज डॉक्टर उसको, ये एक्चुअली ये सब ट्रीटमेंट हो रही थी, ये सारी ट्रीटमेंट हो रही थी। आप जैसे उसने सासू माँ ने बनाया और वो सब खाया, और खाते खाते उसने बोल दिया कि आज माँ आपने तो जो चटनी बनाई वो बड़ी मस्त है, बड़ी टेस्टी है। जैसे ऐसा बोला, माँ के आंख से आंसू। पतिदेव तो इधर झटका लगा, पति ये क्या हो रहा है, ये बदलाव कहां से हो रहा है, ये बदलाव कौन कर रहा है, जो कि कभी खाना नहीं खाते थे, ऐसा कैसे हो रहा है बदलाव? पर आपको क्या बताऊं, जैसे जैसे फिर उन्होंने निंदा करना भी बंद कर दिया, और जैसे जैसा उसका निंदा स्तुति में बदल गई, उसका यहाँ का घुटने का दर्द चला गया। देखो मैं भी बताऊं, ये सच ऐसा ही सेम इंदौर में एक बहन थी, लगभग 32 साल की थी, और उसको सीवियर जॉइंट्स पेन, बाथरूम करने भी नहीं बैठ सकती थी, रास्ते में कहीं जा भी नहीं सकती थी। इंदौर शिविर में मिली थी, और वो पहली बार में जब उससे बातचीत हुई तो पकड़ लिया कि ये है ना इसकी सासू से बनती नहीं है। सच में बात वही थी, और मैं पकड़ लिया। मैंने कहा बहन जी आप बहुत अपनी सासू, बोले हाँ उनसे मेरा होता नहीं है। मैंने कहा थोड़ा इस तरह से किया करो, ये किया करो। विदिन 7 दिन में वो बोली कि ये जो आपने बोली आज तक मुझे डॉक्टर ने नहीं बोली, मैं कितनी सारी दवा खा चुकी, पर मुझे रिलीफ भी लग रहा है। और मैं सच में उसका क्या था कि वो बोल नहीं पाती थी, वो पी जाती थी। सासू माँ जो बोलते थे वो पी जाती थी, और उनके सामने नहीं पर पी के अंदर स्टोर कर रही थी, तो उससे भी ऐसा हो रहा था उसको। तो उसने वो रिलीज़ किया, और रिलीज़ किया 15 दिन 21 दिन में, तो उसे लगा कि मैं ज़िंदगी में सोच रही थी कि ये रोग लेके शायद मैं तो जाने वाली हूँ, पर आपने जो जिस तरह से बोला है और मैं अब उस दृष्टि से नहीं देख रही हूँ, तो सच में मुझे अच्छा लग रहा है। आयुर्वेद में भी इसीलिए 90% रोग जो बोला है ना, मानसिक बोला हुआ है। बिल्कुल सच बात है। हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते बताएं?
हम ये बताते हैं कि आप कोई पेशेंट आया है सचमुच थोड़ा ज्यादा विक्षिप्त है, ज्यादा कुछ हो, उनको बोलता हूं कि आप एक लिस्ट बनाओ किन किन लोगों को आप द्वेष करते हो, किन किन लोगों का आप चेहरा नहीं देखना चाहते हो, या किसी ने आपको चीटिंग करना चाहते हो उसका नाम लिखो। अच्छा फलाने ने मुझे चीट किया था, ये नाम है। अच्छा इसने, मैं इसका तो मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, ये नाम है। अच्छा सब उसने लिस्ट दे दिया और लिस्ट दे के हमारे सामने आया, अच्छा ये इनको आप बिल्कुल चेहरा नहीं देखना चाहते हो आप इसका? बोले हाँ बिल्कुल नहीं देखना चाहते हम तो इसका, इसने इतना भयंकर धोखा दिया है, मैं इसको देखना ही नहीं चाहता हूँ कभी। हाँ पहले बहुत हमारे अच्छे दोस्त थे पर अब हमने इसको छोड़ दिया दोस्ती। आने वाला समय में कुछ दिवाली थी, मतलब एक ट्रीटमेंट बताऊं आपको? बोले हाँ अभी आने वाली दिवाली में आप जिसका चेहरा नहीं देखना चाहते हो ना उनको जाके मिठाई दे के आओ, मिठाई दे के आओ और उनको बोलना कि भाई दिवाली की खूब शुभ नाम का चाहना, अपने घर वालों को भी ऐसा बांटना, ऐसा करके और उनको काफी बधाइयां दे के आना, आप ऐसा करने आना। बोले सर क्या बोल रहे हो आप? मतलब ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट है आपकी। जब तक आप एक दूसरों से ऐसे गांठें बांधते रहोगे, आपको पता नहीं हमारे शरीर में गांठें हो रही, उससे एक दूसरे से गांठें बांधोगे वही गांठें अंदर आ रही है, हमें पता नहीं चल रही है। इसीलिए कभी भी किसी से ना द्वेष करो ना कुछ नहीं। और मैं आपको एक बता देता हूं कि आपको कोई एक बच्चा अपने बाप को बोलता है कि पिताजी मैं पूरे जीवन में एकदम आनंद रहूं, स्वस्थ रहूं, पूरा जीवन मेरा अच्छी तरह से बीते, एकदम बढ़िया से बीते, कैसे हो सकता है? पिताजी बोलता है करेगा बेटा? बोले हाँ पिताजी करूंगा, पक्का करूंगा। आप बताओ मैं पूरा जीवन कैसा स्वस्थ रहूं और आनंद में बिताऊं पूरा जीवन? तो बोला बेटा ऐसा कर कि तेरे को जब से याद है बचपन से लेके अभी तक तू जो तुझे याद है वो एक पेपर पे लिख कि तुझे बचपन से लेके, अभी तो कितने साल का है? पहले 26 साल का हूं। तू बचपन से लेके 26 साल तक तुझे किन किन लोगों ने क्या क्या मदद की उनका लिस्ट बना, तेरे को जब से याद है। तो अच्छा मैं बचपन में था तो मुझे स्कूल में जाने के लिए इसने साइकिल पे बिठा के ले गया, फलाने का नाम ले लिया, मुझे साइकिल से लेके जा रहा था, उसने मदद की ना, उसका नाम ली। अच्छा मुझे ना मेरे पास एक बार पेंसिल नहीं थी तो मुझे मेरे क्लासमेट ने एक पेंसिल दी, उसका नाम लिखा। अच्छा फलाने के मेरे पास एक बार ऐसा कहीं फंस गया था, कुछ टाइम मिल रहा था तो मेरा दोस्त आके मुझे लेके गया, उसका नाम लिखा। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, मुझे पैसे की कमी थी तो पैसे का कुछ किसी ने मदद की, उसका नाम लिया। उसने ऐसे 25 से 30 लोगों के नाम लिखा, जिन्होंने उसको अच्छी तरह से मदद की, उनका नाम लिखा। और वो लिखा हुआ पेपर अपने पिताजी को जाके बोलता है कि देखो ये इन लोगों ने नाम मुझे मदद किया। कितने? 26 एक लोग थे, 26-30 लोग थे। पिताजी बोलता है अच्छा ये इन लोगों ने तुझे मदद की अभी तक? बोले हाँ पिताजी इन्होंने मुझे अच्छी तरह से मदद की, ये 25-30 लोग हैं। अच्छा अभी ऐसे लोगों की लिस्ट लिख कि जिसको तूने मदद किया। अभी तक तो 30 नाम तुझे मदद किया है लोगों ने, अब तू ऐसे लोगों का लिस्ट लिख कि जिनको तूने मदद किया। तो जब उसने नाम लिखते गया तो 1 2 3 4 5 6 बस। पिताजी को बोलता है कि देखो मैंने अभी तक 6 लोगों को ही मदद किया। पिताजी ने बोला जिन्होंने जितनी लिस्ट तुझे ये 30 लोगों ने तो मदद की है और तूने केवल 6 लोगों के किया। जब तेरी ये लिस्ट लंबी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, तब तेरा जीवन सदैव एकदम सुखमय आनंदमय और समझदार निरोगी रहेगा। इसलिए तू ये लिस्ट बना, ये लिस्ट बढ़ा। तू ये किसने मदद की, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, तूने किसको मदद की है ये लिस्ट लंबा कर, तो तेरा पूरा जीवन सुखमय आनंदमय रहेगा, स्वस्थमय रहेगा। तो मैं कहने का तात्पर्य है हम सभी लोग क्यों ना ऐसी लिस्ट बढ़ाए, क्यों हम ऐसा, हमने मदद किसी से ली ये लंबी लिस्ट ना हो, हमने किसी को मदद की ये लिस्ट हमारी लंबी होनी चाहिए। तो हमारा जीवन सदैव स्वस्थ और सुखी रहेगा, आनंद में रहेगा।